बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरे हतमी इनकार ने इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। इसकी सिमत खामोशी छा गई। फिर चंद लम्हात के बाद इस खामोशी को इसी अमरीकी की खुरदरी आवाज ने तोड़ा। वो सर्द मोहरी से बोला, ठीक है, मैं नहीं जानता ये मुख्तसर सा जुमला इसने किस से मुखातब होकर अदा किया था। दूसरे ही लम्हे मुझे अपने अकब में जिंदगी के आसार महसूस हुए। कोई पहले से वहाँ मौजूद था या इस शख्स का इशारा पाकर वहाँ पहुँचा था। मैं इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आंखों पर बंदी दबीज स्याह पट्टी ने मुझे खासा लाचार कर दिया था। वहाँ होने वाली सरगर्मी ने मुझे जल्द ही बता दिया कि मेरे आसपास इस शख्स के अलावा भी चंद अफराद मौजूद थे जिसने अब तक मुझसे गुफ्तगू की थी। मेरी छठी इसने मुझे मुतल्ला किया कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाने की मुझे मोहलत न मिल सकी, क्योंकि इस वक्त मैंने अपने बाजू में किसी इंजेक्शन की सुई पेवस्त होते महसूस की। मेरे अकब में मौजूद किसी शख्स ने पहलू में आकर मुझे कोई सरी और असर इंजेक्शन दे दिया था। एक मखसूस चुभन के साथ ही मेरा जहन तेजी से तारीकी की जानिब बढ़ने लगा। इससे कबल के मैं मुकम्मल तारीकी में घिर जाता, मेरे जहन में मौजूद किसी रोशनी की नन्ही सी किरण ने काम किया, जिसके तफैल मेरी समात एक मखसूस आवाज सुनने के काबिल हो गई। वो किसी तैयारे के इंजन की आवाज थी। मुझे ये समझने में देर न लगी कि मैं इस वक्त एक तैयारे में मौजूद था जो परवाज के लिए पर तोल चुका था। हम अब तब में जमीन छोड़ने वाले थे। ये मेरी जमीन थी, मेरा वतन था। मैंने इस धरती पर जन्म लिया था। इस पाक मट्टी का बहुत कर्ज, बहुत एहसान था मुझ पर, और आज मुझे इस मट्टी से दूर किया जा रहा था, और वो भी बेजबर। और ये जबर पहली मर्तबा नहीं किया जा रहा था। माजी बईद में भी इस किस्म का एक वाक़या पेश आ चुका था। मुझे यूं लगा जैसे मेरी सोच के पार निकल आए हों। मेरा तस्वर मुझे माजी में ले गया, जब मैं नन्ना मुन्ना एक शीरख्वार बच्चा था। मेरे वालिदैन मुझे और खुद को दुश्मनों से बचाते फिर रहे थे। बिल आखिर हालात के जबर ने इन्हें अपनी प्यारी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो अपने दुश्मनों से छुपते छुपाते लाहौर से कराची और कराची से सिंगापुर चले गए थे। और आज मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाया जा रहा था। मुझे भी बेकस और बेबस बना दिया गया था। तारीख खुद को दोहरा रही थी। अगरचे दोनों वाक़यात के मुखालिफ किरदार मुख्तलिफ थे, मेरे दुश्मन अलग अलग थे, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी एक कदरे मुश्तरक के मानंद मुझसे लिपट कर रह गई थी। मुझे एक मर्तबा फिर पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, मगर बेअंदाजे दिगर ये तमाम असासात सेकंड के 1000वें हिस्से की तख्लीक थे। रोशनी की वो नन्ही सी किरण किसी रहनुमा लाइट हाउस की तरह मुझे माजी की झलक दिखा गई थी। मैं इस लम्हाती रोशनी में बहुत दूर से हो आया था। फिर मुझे कुछ खबर न रही। इस सरील असर इंजेक्शन ने मुझे होशो हवा से बेगाना कर दिया। मैं जैसे तारीकी के किसी गहरे कुएं में जा गिरा था। तैयारा हजारों फुट की बुलंदी पर महवे उड़ान था। मुझे होश में आए ज्यादा देर नहीं हुई थी। मेरी आंख खुली तो खुले आसमान का मंजर निगाह से टकराया। फिर मखसूस जिस्मानी एहसासात ने मुझे बताया कि मैं किसी जहाज में महवे सफर हूँ। हवाई जहाज में मेरी गर्दन एक जानब मुड़ी हुई थी और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने खुद को एक आरामदेह नशिस्त पर नीम दराज पाया। फिर गुजरा हुआ एक एक वाकया मेरे जहन में ताजा होने लगा। मुझे शुएब गौरी का वो बंगला याद आया जिसके एक जमीन दोज हाल में मैंने डेथ केज के अंदर डेविड नामी मार्शल आर्टिस्ट से एक खूनी मुकाबला किया था। इसके बाद हाल में पेश आने वाले खूनरेज वाकयात अपनी झलक दिखाने लगे। नील आर्मर और इसकी दिलकश टैक्टी शीबा की मेरे हाथों अलमनाक मौत, शुएब गौरी का बुज़दिलाना फरार, मुसल्ला गार्ड की जिंदगियों का खात्मा और चीनी फाइटर चिंग यू का इबरतनाक अंजाम, और आखिर में मेरा जेरे दाम आना। इन मक्कार यहूदियों ने अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करके मुझे बेबस बना दिया था। फिर वो मंजर भी उभर आया जब किसी यूएस एयरबेस में मुझसे कड़ी पूछताछ की गई थी। इस वक्त मेरी आंखों को एक दबीज स्याह पट्टी से ढांप दिया गया था। अब अपनी आंखों को मैंने खुला हुआ पाया तो शदीद हैरत हुई। इस हैरत ने मुझे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं नीम दराज पड़ा अपने हालात पर गौर करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं अमरीकी CIA वालों के हत्थे चढ़ गया था। अगरचे मुझसे गुफ्तगू करने वाले ने इसका एतराफ नहीं
नहीं किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगला अंदाजा मेरा ये था कि मुझे DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पहुंचाया जाएगा। अमेरिका से बाहर लोग इसे वाशिंगटन DC कहते हैं, जो USA का दारुल हुकूमत भी है, लेकिन मुकामी लोग सिर्फ DC कहना ही काफी समझते हैं। मुझ पर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। इनकी तफ्तीश DC ही में मुमकिन थी, क्योंकि FBI और वालों का हेडक्वार्टर वहीं पर था, जहां DNA टेस्टिंग लेबोरेटरी भी मौजूद थी। मैं नहीं जानता था कि हमें प्रवास करते हुए कितना वक्त गुजर चुका था और इस वक्त तैयारा अमेरिका से कितनी दूर था। अचानक मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। अमेरिकियों या यहूदियों को साहिल में बढ़ती हुई दिलचस्पी मेरे लिए अचानक थी। मैं नहीं समझता था वो किसी बेशबहा खजाने के राज से वाकिफ होगी, और दूसरी तरफ यहूदियों की सरगर्मी को भी फजूल चारा जोई के खाते में नहीं डाला जा सकता था। साहिल के बारे में सोचते हुए तैयारे के अंदरूनी माहौल की तरफ मतवज्जो हो गया, और इसी वक्त मुझे एक और हैरत से दो चार होना पड़ा। ये वो तैयारा नहीं था जिसमें एक आहनी कुर्सी पर मुझे मफलूज करके CD के बारे में इस्तफसार किया गया था। इस वक्त मैं एक आरामदेह निशिस्त पर मौजूद था। बेइख्तियार मैंने गर्दन घुमाकर दाएं जानब देखा और फिर देखता ही रह गया। मुझसे चंद फुट के फासले पर तैयारे की दूसरी जानब वाली खिड़की के साथ लगी निशिस्त पर साहिल मौजूद थी। वो यकटुक मुझे देखे जा रही थी। इस मंजर ने मुझे तड़पा कर रख दिया और बेसाख्ता मैं इसे पुकार बैठा। मेरी आवाज में एक तूफाने बिलाखेज शामिल हो गया था। साहिल। वो टस से मस न हुई और बदस्तूर खामोश नजर से मुझे तकती चली गई। मुझे ये समझने में लम्हे भर की देर न लगी कि इसके साथ कोई गड़बड़ भी थी। लगता था हमारे दुश्मनों ने साहिल को भी आर्जी तौर पर मफलूज बना दिया हो। वो काफी दिनों के तड़पा देने वाले इंतजार के बाद मुझे दिखाई दी थी। मैं इस मुखड़े को देखने को तरस गया था। वो नजर भी आई तो इस कसम पुरसी में कि मेरी पुकार पर लबैक भी नहीं कह सकती थी। इन जज्बाती लम्हात में मुझे खुद पर इख्तियार न रहा और बेसाख्ता उठकर साहिल की तरफ लपका। लेकिन ये क्या, मैं अपनी निशिस्त पर एक बेमानी सी हरकत करके रह गया। इसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मर्जी से इस निशिस्त को नहीं छोड़ सकता। मेरे हाथ और पाँव इस सिलसिले में किसी तावन को तैयार नहीं थे। मेरी जुम्बशी कोशिश के नतीजे में मेरे दोनों हाथ पाँव में साकत पड़े रहे और पाँव भी अपनी जगह बेहरकत मौजूद रहे। इस मर्तबा इन जालिमों ने मुझे हाथ पाँव से मफलूज करके कहीं का नहीं छोड़ा था। मैंने दीवानगी के आलम में एक और कोशिश की, लेकिन नतीजा पहले से मुख्तलिफ बरामद न हुआ। मैं देख सकता था, सुन सकता था और बोल सकता था, मगर अपने बाजुओं और टांगों को हरकत नहीं दे सकता था। क्या बेबसी थी। मैं रात दिन साहिल को देखने की तमन्ना करता रहा था। ये तमन्ना पूरी हुई भी तो अधूरी। मैं सिर्फ इसे दूर से देख सकता था। इसे छूने या प्यार करने और बाहों में भरने की सकत मुझसे छीन ली गई थी, और साहिल को भी ऐसा बना दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से मेरी जानिब पेशकदमी करने के काबिल नहीं थी। मैं हालात की बेरहमी और वाक़ियात की सितम ज़रीफ़ी पर कुड़ कर रह गया। हाथ पाँव इंसानी वजूद के निहायत ही अहम अज़ा हैं, जिनके बगैर हरकत बेमानी और मुज़ाहका खेज होकर रह जाती है। मैंने इस सिलसिले में जो कोशिश की थी वो बड़ी मायूस कुन साबित हुई थी और मैं तसव्वुर में अपना सर पीट कर रह गया था। मैंने एक मर्तबा फिर हसरत भरी नजर से साहिल को देखा। वो बदस्तूर मुझे देख रही थी। इसके चेहरे पर मुझे तासरत नजर न आए। ऐसा महसूस होता था जैसे साहिल का संगी मुजस्मा इस निशिस्त पर विराजमान कर दिया गया हो, ताकि दिल आजारी होती रहे। शुएब की जुबानी मेरे दुश्मनों को बाहर हाल ये बात मालूम हो चुकी थी कि मैं अपने दिल में साहिल के लिए किस किस्म के और कितनी शिद्दत के जज्बात रखता हूँ। मेरी ये दुखती हुई राग इन जालिमों के काबू में आ गई थी। शुएब गौरी और चौधरी नवाजिश ने साहिल को मेरे मजबूरी बनाकर पिछले कुछ अरसे से मेरा जीना अजाब कर रखा था, और अब ये नए दुश्मन, ये तो वो लोग थे जिनके इख्तियार की कोई हद थी और ना ही ताकत का कोई हिसाब। मैं बैठे बिठाए एक खौफनाक जिन की लपेट में आ गया था। मैंने साहिल पर से अपनी तवज्जो हटाई और आंखें बंद कर ली। वो बंद आंखों के पीछे रोशन हो गई। इसके चेहरे का एक खतो खाल उभर कर सामने आने लगा। ये वो सूरत थी जो मेरी प्यासी तरसी हुई आंखों के लिए ठंडे पानी के चश्मे से कम नहीं थी, लेकिन इन अजाब लम्हों में ये सूरत पत्थर की मूरत बनकर रह गई थी। हम दोनों की हालत दार एक दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। हम हालात के मारे हुए दो बेपर के परिंदे बनकर रह गए थे। मुझे अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा। अगर मैं यहूदियों के हत्थे न चढ़ा होता तो साहिल की रिहाई और वापसी के लिए अपनी सी कोशिश कर सकता था, लेकिन अब तो मेरी हैसियत किसी अज़्वे मुअत्तल जैसी होकर रह गई थी। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था, किसी और की क्या खाक मदद करता। इसी लम्हे नकली वजदान मेरे तस्वर में धार आया। वो बड़े तंज
तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा था। शायद ये मेरे तखयल का करिश्मा था। मैं इस वक्त नकली वजदान की हरकत की वजह से खासा बरहम। मेरी इसी लाशौरी और शौरी नाराजी ने मुझे इसका तंजिया चेहरा दिखा दिया हो। बहरहाल इसकी सीडी की चोरी वाली हरकत मेरी नजर में नाकाबिले माफी थी। मेरे अंदाजे में और तजर्बे के मुताबिक अगर वाकई ऐसी कोई अहम सीडी चोरी हुई थी तो फिर चोर इस बहरूपिये के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैंने तस्वर में इसे बहुत खरी खरी सुनाई और किसी हद तक अपने दिल की भड़ास निकाल ली। फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरे तस्वर से रुखसत हो गया, जैसे मुझे ठींगा दिखाकर जा रहा हो। इसी लम्हे मुझे आंखें खोलना पड़ी क्योंकि मेरी समाज से वही मनहूस अमरीकी लबो लहजे वाली आवाज टकराई थी। अब वो मेरी नजर के सामने खड़ा था, दराज का मजबूत बदन का मालिक। इसकी आंखें नीली और नाक तोते की तरह चूंच जैसी मखसूस अंदाज में झुकी हुई थी। वो मुझसे चंद फुट की दूरी पर खड़ा था और मेरे नाम से मुझे मुखातब कर रहा था। मिस्टर वजदान, अपनी हिफाजती बेल्ट बांध लो, तैयारे की लैंडिंग में बहुत कम वक्त बाकी है। मैं अगरचे इसे पहली मर्तबा देख रहा था, लेकिन आवाज के मखसूस अंदाज और उतार चढ़ाव से मैंने इसे शनाख्त कर लिया। यूएसए एयरबेस पर किसी तैयारे के अंदर हमारे दरमियान तवील गुफ्तगू हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस वक्त मैं इस शख्स को देख नहीं सकता था और अब वो बेनफ्से नफीस मेरे सामने खड़ा था। मैंने इसकी गहरी नीली आंखों में बहुत दूर तक झांका। वहाँ मुझे सर्द मोहरी सफाकी और दरिंदगी के सिवा कुछ दिखाई न दिया। इसके पतले होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। ये एक भरपूर और तंजिया मुस्कुराहट थी। हमारी बेबसी और लाचारी पर मैंने नफरत से इसे घूरा और ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। वो मेरे करीब आते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम मुझसे क्यों नाराज हो। दरअसल मेरे जहन में नहीं रहा था। वो बिल्कुल मेरे नजदीक आ गया और मेरे ऊपर झुकते हुए खासी बुलंद सरगोशी की। मैं भूल गया था कि तुम सेफ्टी बेल्ट बांधने के काबिल नहीं हो। ये काम तो मुझे ही करना होगा। मैं खामोशी से इसके हाथों की कार्रवाई देखता रहा। मुझसे फारग होने के बाद वो साहिल वाली नशिस्त की जानिब बढ़ गया और इसकी सेफ्टी बेल्ट के साथ मसरूफ हो गया। वो किसी तोते की नस्ल कम वक्त इंसानी नफ्सियात का माहिर भी लगता था। इसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरे और साहिल के दरमियान क्या रिश्ता है। वो ये भी जानता था कि हम एशियाई, खास तौर पर इंडो पाक के लोग अपनी मोहब्बत के मामले में किस कदर जज्बाती और हसास होते हैं। वो मेरे एहसास को घायल करने और जज्बात को मजरूह करने के लिए बेल्ट बांधने के दौरान में एक तरह से साहिल पर डहसा गया था। ये इसका एक दानिस्ता फेल था। इसकी इस शैतानी हरकत से मेरा खून खोल कर रह गया, लेकिन मैं इसके खिलाफ कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। लिहाजा आंखों से देखते हुए मुझे वो खून के घूंट पीना पड़े। बाज़ औक़ात इंसान हद दर्जे मजबूर और लाचार हो जाता है। वो बदबख्त अपनी कार्रवाई से फारग हुआ तो एक मरतबा फिर मेरे सामने आन खड़ा हुआ। इसकी आंखों में वही संगीनी और होंठों पर वही तंजिया मुस्कुराहट थी। इसने एक मरतबा फिर मुझे मुखातिब किया और सरसराते हुए लहजे में गोया हुआ, तुम दोनों इस काबिल तो नहीं हो कि किसी किस्म की महम जुई का ख्याल दिल में ला सको, लेकिन मैं एहतियातन फिर तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि अपनी जान का दुश्मन बनने वाली कोई भी हरकत न करना। न देखते हुए भी बहुत सी आंखें तुम दोनों को देख रही हैं। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? मैंने जहरखंद लहजे में कहा, मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि तमाम तरक्की के बावजूद भी तुम लोगों में एतमाद का फुकदान है। जब तुम्हें यकीन है कि हम अपनी मर्जी से हरकत नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी ये वार्निंग क्या मानी रखती है? इसने बुरा सा मुंह बनाया और कंधे उचकाते हुए, इट्स ओके, बस लाजवाब हो गए। मैंने एक और चोट की। वो अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए सरसरी अंदाज में बोला, मैं पायलट रूम में जा रहा हूँ। लैंडिंग के बाद तुम लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस तैयारे को डीसी के किसी भी जाहिरी या खुफिया एयरपोर्ट पर उतरना चाहिए था, लेकिन मैंने जाते जाते इस दराज कामत यहूदी की चुटकी लेना जरूरी समझा। ये तो बताते जाओ, मैंने कहा, हम कहाँ लैंडिंग करने वाले हैं? एंकोरेज के खूबसूरत एयरपोर्ट पर, इसने बताया। एंकोरेज? मैं बुड़बुड़ाया, ये नाम पहले सुनने में नहीं आया। वो फखरिया अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, एंकोरेज अलास्का का एक हसीन शहर है, देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। अलास्का? मैं बसात भर उछल कर रह गया। हम अलास्का की जमीन पर लैंडिंग करने जा रहे हैं। मैं चकरा कर रह गया। अगर वो बदमाश किसी गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था तो फिर मेरे तमाम तर अंदाजे गलत हो गए थे। अलास्का के बारे में तो मैं ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता था। यूएसए की इस रियासत के हवाले से मैं सिर्फ इतना जानता था कि वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट थी और इस रकबे का बड़ा हिस्सा बर्फानी तोदों और बर्फ के पहाड़ों से अटा हुआ था। मैंने बेसाख्ता आंखें बंद कर ली। इसी वक्त मैंने इस शातिर यहूदी के जाते
हुए कदमों की आवाज सुनी। मैंने अलास्का का तस्वर किया और एक वसी और अरीज बर्फ जार ता हद्दे निगाह फैलता चला गया। अगले ही लम्हे मेरा एहसास कपकपा कर रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं भी इस बर्फजार का हिस्सा बनता जा रहा हूँ। पता नहीं इस मौका पर तकदीर हमसे कौन सा मजाक करने जा रही थी। तकदीर के खेल निराले होते हैं, ये अपने अंदाज में खेलती है और मद्दे मुकाबल को चारों शाने चित कर देती है। इसकी हिकमत अमली को समझना इंसान के बस की बात नहीं, शायद इसीलिए कहा जाता है तकदीर के हाथों में खिलौना है आदमी। ताहम तकदीर नाइंसाफ नहीं, ये बात तदबीर लोगों को पसंद करती है। जो लोग हाथ पांव छोड़कर नहीं बैठ जाते, अपने मामलात और मसाइल से निपटने के लिए किसी न किसी तदबीर में लगे रहते हैं, ये इनसे बहुत खुश होती है। इनकी मेहनत और तगो-दो को सराहती है और पिछाड़ने के बाद इन्हें इनामो इकराम से भी नवाजती है। इनकी कोशिशों का सिला जरूर देती है। इसी हवाले से ये भी कहा जाता है तदबीर तकदीर को बदल देती है। सब समझ का हेर फेर है, फितरी असूल है। आप मेहनत करें तो इसका समर आपको जरूर मिलेगा, मगर मेहनत की तकमील के बाद काम कर चुकने पर गोया तदबीर तकदीर को नहीं बदलती, बल्कि तकदीर तदबीर का बदल देती है। आपकी मेहनत हार पाती है, कोशिश रंग लाती है और आप कामरान ठहरते हैं। हम दोनों इस वक्त तकदीर के रहमो करम पर थे। पता नहीं ये हमें कौन सा रूप दिखाने का फैसला किए बैठी थी। हमें इस तकदीर को बदलना था, कोई ऐसी सही करना थी कि हालात मुकम्मल तौर पर हमारे काबू में आ जाते। मेरा जहन तेजी से किसी तदबीर के बारे में सोचने लगा। ये सच है और मेरा ईमान भी है कि कुदरत इंसान को इसकी बसात और बर्दाश्त के मुताबिक आजमाती है। किसी भी शख्स को ऐसे इम्तिहान से नहीं गुजारा जाता जिसके सिलेबस से वो नाआशना हो। ये अलग बात है इसने सिलेबस पर तवज्जो देने की जरूरत ना महसूस की हो। मैंने बड़ी कठिन और अमली जिंदगी गुजारी है। आंख खोलते ही जिंदगी के हंगामों से आशना हो गया था और हालात यही बताते थे। आंख बंद होने तक मारा मारी का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। गोया मेरा तो वो मामला था, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गयी। मेरा जहन जदीद तरीन कंप्यूटर से भी ज्यादा फारियत दिखा रहा था, लेकिन हाथ पांव गोया बर्फ की सील बन चुके थे। वो मेरे दिमाग के ताबे नहीं रहे थे। दिमाग अहकाम को इन तक पहुंचाने वाले मखसूस असाब को किसी जूद असर और हैरत अंगेज दवा के जरिए मफलूज बना दिया गया था। मुझे यूं महसूस हो रहा था वो मुझसे रूठ गए हों। मैं हाथ पांव का नहीं रहा था। हमारा जहाज भी अलास्का के अजीमुशान बर्फजार में नहीं उतरा था, लेकिन इससे पहले ही अय्यार यहूदियों ने हमारे अजसाम में बर्फजार उतार दिया था। मैं अपनी बेबसी पर झुंझला कर रह गया। भला ये भी कोई बात है कि इंसान अपनी मर्जी से हाथ पांव को हरकत भी न दे सके। अगर इंसान कुछ होता तो ऐसी सूरत हाल में इसे इतनी ही ज्यादा बेबसी महसूस होती है। मैं एक आम और सीधा साधा इंसान नहीं था जो लगी बंदी जिंदगी का आदी होता है। इसके शामों सहर और दिन रात का मामूल मुतय्यन होता है। इसकी लाइफ में कोई अपसेट नहीं होता। वो एक मखसूस सेटअप में सांस ले रहा होता है। दर हकीकत वो जिंदगी को नहीं गुजार रहा होता, बल्कि जिंदगी इसे गुजार रही होती है। जबकि मैं जिंदगी को गुजार रहा था, मेरे सुबह शाम का कुछ ठीक नहीं था। मेरे हालात में हर लम्हे एक नई करवट अंगड़ाई लेती थी और मुझे किसी नई राह पर धकेल देती। कदम कदम पर हंगामी तूफानी भूगोलों के मानिंद चकराते नजर आते। वो मुझे अपने हिसार में लेने की कोशिश करते, लेकिन मैं हर हिसार को तोड़ना, हर भूगोले को चीरता और हर तूफान को रौनता आगे बढ़ता चला जा रहा था। मैंने अमली और हंगामा खेज जिंदगी में इतनी राहें, इतनी गुजरगाहें देखी थी कि कोई रास्ता, कोई सिमत मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने जिंदगी का हर मकरू और खूबसूरत पहलू देख लिया था, लेकिन पर आकर मेरी सोच को एक हल्का झटका लगा और बेबसी के एहसास ने एक मर्तबा फिर मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैं जिंदगी में इतना मजबूर आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बेसाख्ता मैंने आंखें खोल दी। वो तोते की औलाद मनहूस अमरीकी मुझे कहीं नजर न आया। इसके जाते हुए कदमों की आवाज तो मैंने बंद आंखों के पीछे ही सुन ली थी। बेख्तियार मैंने दाएं जानिब गर्दन मोड़ी। मेरी निगाह साहिल पर जाकर टिक गई। वो यकटुक मुझे ही तके जा रही थी। इस वक्त इसके चेहरे पर कोई तासर, कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे न देख रही हो, मेरे पार कहीं बहुत दूर खला में घूर रही हो। मेरे दिल से एक मोहम सी टेस उठी और मेरे तन बदन को एक अजियत में मुब्तला कर गई। साहिल को पाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए थे। अपने दुश्मनों की कितनी लाशें गिराई थी। मैंने बदले में मेरी प्यारों का अभी नकाबले तलाफी जिया हुआ था। आग और खून के खेल का यही दस्तूर है। ये जहन्नम अपना पेट भरने के लिए दोनों जानब से ईंधन
खाता है, आग सूखी लकड़ी को चाट जाती है, ऐसे ही ये इंसानी जिंदगियों को चाट जाता है एक संगीन इत्तेफाक ने मुझे मेरी साहल से मिलाना भी था, तो बड़े लाचार हालात में बस हम एक दूसरे को देख सकते थे और ये देखने वाला मामला भी शायद मेरी ही हद तक था। साहिल के बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता था। वो चीनी की मूरत पत्थर की सूरत बनकर रह गई थी। प्यासे को अगर किसी कुएं की मंडेर पर बिठा दिया जाए और ये कि इसके हाथ से डोल छीन लिया जाए तो इसकी बेबसी और कसम पुरसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे साथ भी कुछ यही मामला था। मैं साहिल के इंतहाई करीब था, मगर ऐसी कुर्बत और हम निशीनी किस काम की कि मैं इसे छू नहीं सकता था, अपने बात का इजहार नहीं कर सकता था और इसे अमलन बता नहीं सकता था कि मैंने इसकी जुदाई में ये दिन रात किस करब में गुजारे हैं। मेरी आंखों में कितनी थकन, कितनी दुखन है, मेरे जहन में कितना इज़्तिराब, कितना अजाब है, मेरे दिल में क्या क्या अरमान है, जज्बात के इजहार के क्या क्या प्लान है। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी तो नहीं। मैंने अपने ध्यान का रुख मोड़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। तैयारा अब नीची प्रवास कर रहा था, इतनी नीची के नीचे का मंजर आंखों में घुल गया था। मैंने तहादे निगाह एक वसीओ अरीज सफेद चादर को फैले हुए देखा। ये सफेद चादर दर हकीकत वो बर्फजार था जिसका तस्वर अलास्का के तस्वर के साथ नथी था। मैं एक जुर्जरी लेकर रह गया। ये जुर्जरी सिर्फ मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्सों तक महदूद थी। जहन में एक खौफनाक ख्याल ने सर उबारा, क्या हमें इस बर्फजार जमीन पर फेंका जा रहा था? मैंने अमेरिका के बारे में सुना ही सुना था, आज पहली बार इस बेबसी की हालत में इसकी किसी स्टेट में कदम रखे जा रहा था। मैं वहाँ के किसी मुकाम के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब देखा नहीं था तो मेरी मालूमात थ्योरी की हद तक थी। अब ये थ्योरी तजर्बे से गुजरने वाली थी। इस बात का तयन तो वक्त ही कर सकता था कि यह तजर्बा खुशगवार होगा या खौफनाक। एक बात की वजाहत जरूरी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं पहली बार अमेरिका में दाखिल हो रहा था। वहाँ की जगह, इमारत और सड़कें मेरे लिए नई थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे इनके बारे में सब कुछ मालूम होता चला गया। मैं अपनी मालूमात के मुताबिक इस दास्ताने हयात में हर शय का जिक्र ऐसे ही करूंगा जैसे वो है या थी, ताकि ये इजहार अंधा, गूंगा और बहरा महसूस न हो। पाहज बयान पढ़ने वाली की दिलचस्पी और दास्तान की खूबसूरती खो देता है, और मैं अपनी कहानी और अपने कारीन के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। जहाज मजीद नीचे आया तो एंकोरेज शहर के आसार वाजे होने लगे। अमरीकी अपने एक्सेंट के एतबार से इसे एंकरेज कहते हैं, बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खिड़की से बाहर निगाह जमाए तेजी से उभरते हुए एंकरेज के खदोखाल को देखने लगा। यूं महसूस होता था किसी विशादा सफेद दस्तरख्वान पर मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की डिशें चुन दी गई हों। ये चारों तरफ फैली हुई सफेद बर्फ थी जिसके सीने पर एंकरेज का शहर नमूदार हो रहा था। इमारतें, पुल और सड़कें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। मैंने एक मरतबा फिर आंखें बंद कर ली और अपने ताजा तरीन हालात पर गौर करने लगा। मुझे इस हाल तक पहुंचाने का सेहरा नकली वजदान के सर जाता था। अब मैं गहरी संजीदगी से सीडी वाले मामले को इसी की जात से मंसूब कर चुका था। अगर वो ये हरकत न करता तो CIA वाले इतनी शद्दोमत से मेरे पीछे न पड़ते। ये भी मेरा अंदाजा ही था कि मुझे अमरीकी CIA वाले अपने साथ लाए थे, वरना जिस शख्स से अब तक मैं गुफ्तगू करता आया था, इसने CIA और FBI से अपनी वाबस्तगी से इनकार किया था। इसके इनकार में भी अब खासा वजन नजर आने लगा था। अगर मैं अमरीकी CIA के हथे चढ़ जाता तो मुझे कहीं और धकेलने की बजाय सीधा DC पहुंचाया जाता। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि ये यहूदी लाबी का चलाया हुआ कोई और ही चक्कर हो और वाकयातन FBI या CIA वाले इस मामले से कोई तल्लक ही न रखते हो। हम एंकरेज की जमीन पर उतरने वाले थे। इसका मतलब यही था कि सूरत हालात मुझ पर वाज़ेह होने वाली थी। मेरी तशवीश का बायस नकली वजदान की जात थी। इसने कोई निहायत ही अहम और खुफिया CD चुराकर ये साबित कर दिया था कि अब वो मेरा खुला दुश्मन है, बल्कि यूं कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि वो मेरे किसी दुश्मन के हाथ का खिलौना बन गया है। एक ऐसा दुश्मन जो बदी का अलमबरदार है और नेकी की राह खोटी करने पर बरसरे पेकार है। फिर मुझे वो सह पहर याद आने लगी जब मैं मिनहास बाकर के बंगले पर काजी सुल्तान फरीद पाशा और मिनहास बाकर से मिला था। ये सब मेरे अपने थे, इतने अपने कि मैं इन्हें खुद से ज्यादा अपना मुखलस और खैर ख्वाह समझता था, जो मेरे पसीने की जगह अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। इन लम्हात में मेरा दिल बहुत बोझल और जहन बुझा हुआ था। मैं हिमा वक्त ये
महसूस करता रहा था कि इन एसार पेशा और यारबाश लोगों को मैं आखिरी बार देख रहा हूँ। इस वक्त मैंने बहुत सोचा, लेकिन समझ में ना आया कि मैं इनसे बिछड़ने वाला हूँ या वो लोग मुझसे, और अब मेरे इस एहसास को हकीकत मिल गई थी। मैं इनसे बिछड़ गया था, पता नहीं वक्ती तौर पर या हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा सोचते हुए मेरा दिल खून होने लगा। इन बिछड़ने वालों में एक सदफ भी तो थी। इस अजीब लड़की ने मेरी खातिर जान निसार की कौन कौन सी हद अबूर नहीं की थी। अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे चाहती थी। इसकी चाहत में बड़ी सच्चाई थी, बड़ी शिद्दत थी, बड़ी हिद्दत थी, मगर मैं इससे आगे कुछ न सोच सका। इसके आगे मेरी मजबूरी पार फैलाए मेरी सोच का रास्ता रोके खड़ी थी। दयानतदारी की बात तो ये है कि इस वक्त मैंने अपने दिल में बड़ी नदामत महसूस की। सदफ की मोहब्बत जिस रद्द अमल की मुतकादी थी वो मैंने जाहिर नहीं किया था। मैंने इसकी मोहब्बत का इस्तेहकाक छीन कर गोया इसका इस्तेहसाल किया था। इसी लम्हे मेरे जिस्म को एक झटका लगा। जहाज के पहियों ने गालबन रनवे को छू लिया था। मैं आंखें खोलकर अपने हॉल में हाजिर हो गया। वो एक बंद स्टेशन वैगन थी जिसकी खिड़कियों पर टेंटेड ग्लासेस की हुक्मरानी थी। यानी हम वैगन के बाहर के मनाजर तो देख सकते थे, लेकिन बाहर वाले वैगन के अंदर झांकने की कुदरत नहीं रखते थे। ये अंधे शीशे इनकी बसारत के सामने किसी सुरख सिग्नल के मानंद इस्तादा थे। हमें जहाज से निकालकर इस वैगन में सवार कराया गया था। फिर ये वैगन एक नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवां हो गई थी। हम दोनों को वैगन की दरमियानी निशिस्त पर बिठाया गया था। अकबी निशिस्त पर 2 अफराद मौजूद थे। इसी तरह अगले हिस्से में भी 2 अफराद नजर आ रहे थे। स्टेशन वैगन 6 अफराद के एक छोटे से काफिले के साथ आगे बढ़ रही थी, जिनमें से 2 सैद और 4 सियाद थे। हमारी हालत, इख्तियार और मजबूरी में कोई फर्क नहीं आया। हम अब भी एक दूसरे को छू सकते थे और ना ही आगे बढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। जिंदा रहने के लिए एक मखसूस हरारत की जरूरत होती है। वैगन की अंदरूनी फिजा में खुशगवार हरारत मौजूद थी। वैगन का एयर कंडीशनर बड़े मुनासिब अंदाज में काम कर रहा था, वरना बाहर के माहौल को शदीद सर्दी ने अपने पंजों में जकड़ रखा था। रगों में खून मुंजमद कर देने वाले टेम्परेचर के सबब सड़कें वीरान और इमारतें सुनसान नजर आ रही थी। मुझे जनवरी के महीने में अलास्का के इस शहर में उतरने का शर्फ हासिल हुआ था। जनवरी को वहाँ की सर्दी की पीक तस्वर किया जाता है। अलास्का के दूर दराज शुमाली इलाकों का तो क्या जिक्र। यहाँ एंकरेज में इन दिनों दर्जा हरारत -6 से -13 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता था, यानी 8 से 21 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे अलास्का का रिकॉर्ड दर्जा हरारत 23 जनवरी 1971 ईस्वी में -62 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 जून 1965 ईस्वी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया था। अलास्का बर्फ का ये द्योग किसी जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करता था। ये हिस्सा रूस के लिए बेमानी और फजूल था, या यूं समझ लें कि इन ठंडे खून वालों ने कभी अपने इस इलाके को तवज्जो से नहीं देखा था। जब अपने किसी शहर पर से तवज्जो हटा ली तो गैर ताका झांकी शुरू कर देते हैं। चुनांचे अलास्का पर भी एक गैर की निगाह पड़ गई। इस शख्स ने इस बर्फजार में जाने क्या खूबी देखी कि इसे खरीदने पर तैयार हो गया। रूस वाले खुश थे कि बैठे बिठाए एक बर्फानी तूफान से जान छूट गई और अच्छी खासी रकम भी हाथ आ गई। अज़ां बाद इनकी ये खुशी इस वक्त पछतावे में बदल गई जब इसी अलास्का के बर्फानी पहाड़ों और चट्टानों में मुख्तलिफ धातों का सुराग मिला। सबसे अहम और हैरान कुन बात ये थी कि इस खित्ते में सोने के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। ये दरियाफ्त 1896 ईस्वी में हुई। सोने के ज़खायर पर मुश्तमिल ये इलाका क्लोन डाइंग रीजन कहलाता है। अलास्का नामी इस वसीओ अरीज बर्फ खाने को 3 जनवरी 1959 ईस्वी में बकायदा अमेरिका की रियासतों में शामिल किया गया। हमें अपने साथ लेकर जाने वाले वो स्टेशन वैगन तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी। अगली निशिस्त पर ड्राइवर के साथ वही अमेरिकी यहूदी विराजमान था जो अब तक मुझसे गुफ्तगू करता आया था। इस शख्स की शख्सियत में बड़ी शिद्दत और सफाकी पाई जाती थी। हमारे अकब वाली निशिस्त पर बैठे हुए 2 अफराद भी बिल्कुल खामोश थे। वो चारों बज़ाहिर हमारी जानिब से गाफिल नजर आ रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि वो हम पर इस कदर मतवज्जो थे कि खुद अपने आप से गाफिल हो चुके थे। इसीलिए वैगन के अंदर सन्नाटे का राज था। एयरपोर्ट से निकलने के बाद वैगन जल्द ही रोड पर आ गई। फिर कुछ फासला तय कर लेने के बाद वो बेस्ट वेस्टर्न बैरेट इन के पास से बाएं जानिब मुड़ गई। चंद छोटी स्ट्रीट में गर्दिश करने के बाद हम एक अजीमुशान इमारत में दाखिल हो गए। तवील और
कशादा ड्राइववे पर कहीं भी वैगन को रोका नहीं गया और हमारे सफर का इख्तिताम एक बंद दरवाजे पर हुआ। वो किसी गैराज का दरवाजा मालूम होता था। गाड़ी के अंदर ही से कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया और वो शटर नुमा दरवाजा ऊपर उठ गया। कबल अजीम इस इमारत के मेन गेट को भी ऐसे ही किसी मैकेनिज्म से खोला गया था। वैगन एक कशादा हाल में दाखिल हुई तो हमारे अकब में वो शटर दोबारा बंद हो गया। मैं अब तक खामोश बैठा था, हालांकि मेरी कुव्वत गोयाई सलामत थी। मैंने जहाज के अंदर इस तोते की चोंच वाले यहूदी से खासी तलख कलामी भी की थी। मैं इस मौका पर चुप न रह सका और इसी शख्स से पूछ बैठा। मैंने इजहार के लिए अंग्रेजी जुबान को वसीला बनाया था, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए? इस दराज कामत चिट्टी चमड़ी वाले ने ठहरी हुई निगाह मुझ पर डाली, ताहम जुबान से कुछ न बोला। इसकी नजर में दुनिया जहां की सर्द मोहरी सिमटी हुई थी। मैं पलक झपकते में समझ गया अब मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैंने इसके बावजूद भी तमाम हुज्जत जारी रखा। क्या वैगन में बैठे ही तुम गूंगे हो गए हो? मेरा मुखातब वही अमरीकी था। इधर जहाज में तो तुमने टैं टैं लगा रखी थी। मेरे लहजे से हवीदा हकारत और तंज को वो खामोशी से पी गया और दरवाजा खोलकर वैगन से उतर गया। बाकी 3 अफराद भी वैगन से बाहर चले गए। एक हम दोनों ही ऐसे मोहताज थे कि अपनी मर्जी से जुम्बश नहीं कर सकते थे। साहिल की हालत तो मुझसे भी ज्यादा गई गुजरी थी। मुझे वो बोलने की कुव्वत से भी महरूम नजर आई। पता नहीं इन जालिमों ने इसके साथ कौन सा हाथ किया था। मैं हत्तल बसा कोशिश करके इस हाल का जायजा लेने लगा। जहां वो वैगन पहुंचकर रुकी थी, वैगन हाल के वस्त में खड़ी थी। वो तीनों अफराद और इनका ड्राइवर थोड़ी देर तक मुख्तलिफ कोशिशों में मसरूफ रहे। फिर वैगन के करीब 2 कुर्सियां पहुंचा दी गयी। वो व्हील चेयर से मुशाबा कुर्सियां थी। इसका मतलब यही था कि अब हमें वैगन से बाहर निकाला जाने वाला था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ और यके बाद दीगरे इन लोगों ने सहारा देकर हमें वैगन से निकाला और कुर्सियों पर बिठा दिया। तोते की चोंच जैसी नाक वाला अमरीकी ड्राइवर के साथ किसी अंदरूनी कमरे में गायब हो गया, जबकि दूसरे 2 अफराद हमारी निगरानी के लिए हाल में मौजूद रहे। वो बेज़ाहिर गैर मुसल्लह दिखाई देते थे, ताहम मुझे यकीन था इन्होंने अपने लिबास के अंदर खतरनाक हथियार जरूर लगा रखे होंगे। वैगन का इंजन बेदस्तूर स्टार्ट था, हालांकि इस हाल में खुशगवार हरारत मौजूद थी। मैंने सुन रखा था अलास्का जैसे बर्फीले इलाकों में अगर खुली जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकने की जरूरत महसूस हो तो गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ नहीं किया जाता, वरना फिर गाड़ी भी इसी ठंडक का हिस्सा बनकर स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती। स्विच ऑफ की हर कोशिश नाकामयाब होकर रह जाती। मेरे जहन ने कहा इन अफराद से थोड़ी तफरीह लेना चाहिए। मैंने इनमें से एक की आंखों में झांका और सवाल किया, मिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? वो किसी संगी बुत के मानंद मुझे खामोशी से देखता रहा। मैंने एक और कोशिश की और तीखे लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? एहतियात की भी कोई हद होती है। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे पूरी अमरीकी कौम का एतमाद कहीं गुम हो गया हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।